एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से चली रही होंगी। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जिसमें कि हम करेंगे हिंदी के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को और उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा बिटिया से सवाल किया गया था। तो बिटिया से ना कौन सा सवाल किया गया था, बिटिया से क्या सवाल किया गया था, यही आपको बताना है। तो बिटिया से सवाल किया गया था कि आसपास यानी कि घर और परिवेश में लोहा कहाँ कहाँ है, अर्थात लोहे की उपस्थिति और लोहे के समान जो है वो कहाँ कहाँ पर है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बिटिया से क्या सवाल किया गया था, बिटिया से क्या प्रश्न पूछा गया था। तो बिटिया से प्रश्न पूछा गया था, बिटिया से सवाल किया गया था कि आसपास यानी कि हमारे आसपास में, हमारे घर में और हमारे परिवेश में लोहा जो है वो कहाँ कहाँ पर है, अर्थात यानी कि इसका मतलब लोहे की जो उपस्थिति है वो कहाँ कहाँ पर है और लोहे के जो समान है वो कहाँ कहाँ पर है, यही पूछा गया था बिटिया से। समझ गए ना। अब क्वेश्चन क्या था इसको आप समझ गए, आंसर क्या था ये भी आप समझ गए। अब क्वेश्चन आंसर आप लोग समझ गए, इसका आंसर आप लोग खुद से बना के नहीं लिख दीजिएगा। तो आपका जैसे एग्जाम होगा, एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा या कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा जो हम अभी आपको बताएंगे, इसका आंसर आपको क्या करना है, सिर्फ समझ लेना और आंसर को अपने मन से बना करके खुद से बना करके लिखना है। सेम टू सेम जो ऐसा जो हम लिखे हुए 3 लाइन में इसी तरह से आंसर नहीं लिखना है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि बिटिया से क्या सवाल किया गया था, तो आप लोग अपने मन से बना के लिखिएगा कि बिटिया से सवाल किया गया था या फिर बिटिया से पूछा गया था कि बताओ हमारे आसपास में, हमारे घर में लोहा कहाँ कहाँ पर है, लोहे से बने वस्तु या लोहे से बने सामान जो है वो कौन कौन से, ये बताओ। ये सवाल किया गया था बिटिया से। अब सभी बच्चे अपने आंसर को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को आंसर को समझना है और आंसर को बना करके खुद से अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, एग्जाम इसी तरह से करना है आपको। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नदियों की वेदना के क्या कारण है। वेदना मतलब क्या होता है, तो दुख होना। तो नदियों के दुखी होने का क्या कारण है, नदियों की वेदना का क्या कारण है। तो नदियों की वेदना का कारण है उनके आसपास बसने वाले लोगों की पीड़ा और शोक संताप। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार नदियों को माँ कहा गया है। जब लोग कष्ट में होंगे तो माँ यानी कि नदियां भी दुखित हो जाएंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नदियों की वेदना का क्या कारण है। पहले आपको बता दें कि वेदना का मतलब होता है दुखी होना। तो नदियां दुखी क्यों है, नदियों के दुखी होने का कारण क्या है। तो नदियों के दुखी होने का यानी कि या फिर नदियों के वेदना का कारण है उनके आसपास बसने वाले लोगों की पीड़ा और शोक संताप। अब नदी के आसपास क्या होता है, बहुत सारे लोग बसे रहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। आप में से भी कई सारे बच्चे होंगे जिनके गाँव में या उनके आसपास में नदी होगा कहीं पर, तो आप लोग भी नदी के आसपास में बसे होंगे और अधिकतर लोग तो शोक संताप में हमेशा रहते ही हैं। तो नदी, अगर लोग जो शोक संताप में रहेगा तो नदी भी दुखी रहेगी, नदी भी वेदना में रहेगी। क्यों रहेगी, तो उसका रीजन ये है कि हमारे भारतीय संस्कृति में नदी को क्या कहा गया, माँ कहा गया। अब जब बच्चे दुखी रहेंगे तो माँ तो खुश रह नहीं सकती, माँ तो दुखी होंगी ही, इसीलिए यही जो है नदियों को वेदना का कारण है। जब लोग जो होंगे वो कष्ट सहेंगे तो नदियां भी दुखित हो जाएंगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, नदियों की वेदना के क्या कारण है। तो नदियों के वेदना होने के कारण या फिर नदियों के दुखी होने का कारण यह है कि उसके आसपास बसने वाले लोगों का शोक संताप। अब हमारे भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ कहा गया। अब जब लोग कष्ट में होंगे तो माँ तो दुखी होंगी, माँ तो नदी यानी नदी भी दुखित होंगी भी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, विद्यालय में लेखक के साथ कौन सी घटनाएं घटती है। लेखक यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है उनके साथ विद्यालय में कौन सी घटना घटती है। तो विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी अप्रिय घटना घटती है। विद्यालय के हेडमास्टर लेखक से कमरे, बरामदे और मैदान में झाड़ू लगवाते हैं। जब लेखक 2 दिन के बाद कक्षा में बैठ जाता है तब हेडमास्टर लेखक को कक्षा से बाहर निकाल देता है और फिर वही झाड़ू लगाने वाला काम दे देता है। इस तरह लेखक को प्रताड़ित किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि विद्यालय में ना लेखक जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि या जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके साथ कौन सी घटना घटती है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको समझा दिए, लेकिन ये आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं, आप लोग सिंपल वे में याद रखिएगा। लेखक जो रहते हैं स्कूल में जाते हैं। अब लेखक जो स्कूल में जैसे ही जाते हैं तो उनके जो हेडमास्टर रहते हैं, जब लेखक जाते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल में जाकर के अपने क्लास में बैठ जाते हैं। अब उनके हेडमास्टर आते, कहते निकलो, तुम क्लास से निकलो पहले। तो क्लास से जैसे निकालते हैं और कहते हैं ये लो झाड़ू, और पूरे कमरा में यानी कि जितना भी स्कूल है सो उसके सभी रूम में, पूरे फील्ड में, पूरा स्कूल में तुम झाड़ू लगा। अब लेखक क्या करते हैं, 2 दिन तक पूरा झाड़ू लगाते रहते। ऐसा नहीं कि पूरा दिन रात झाड़ू लगाते, नहीं। अब झाड़ू जब तक स्कूल का टाइम रहता था तो सभी बच्चे पढ़ाई करते थे और लेखक 2 दिन तक लगातार झाड़ू लगाते रहते थे। इस तरह से लेखक 2 दिन में पूरा स्कूल को साफ कर देते। अब जब स्कूल साफ हो गया, काम खत्म हो गया, जो सर काम दिए थे, हेडमास्टर काम देते, काम खत्म हो गया, तो लेखक क्या करते, अपने जाकर के क्लास में बैठ जाते हैं। अब फिर से हेडमास्टर आ जाते, कहते अरे तुम फिर से आकर बैठ गए, जाओ फिर से झाड़ू लगाओ। मतलब जब वो जो काम कर लिए, जो बतने दिए थे सर हेडमास्टर जो दिए थे लेखक को ओम प्रकाश वाल्मीकि को काम, वही काम तो लेखक कर लेते, फिर बोलते हैं नहीं तुमको पढ़ना नहीं, तुम जाओ फिर से झाड़ू लगाओ। तो इससे क्या होता है, लेखक के साथ बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद आपको आंसर कितना ही लिखना है, लेकिन आपको आगे भी बता देते आखिर क्या होता है। इस तरह से जैसे झाड़ू लगाते रहते लेखक, फिर लेखक के पिताजी आ जाते हैं स्कूल में और वो देख लेते हैं लेखक को झाड़ू लगाते हो। फिर लेखक के पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा में होते हैं, बोझ पूछते हैं कौन हेडमास्टर, बोल तो कलीराम हेडमास्टर का नाम रहता है, कौन हेडमास्टर जिसने कि मेरे बेटे से झाड़ू लगवाई। इसके बाद बहुत ज्यादा बहस वहस होता है, बातचीत होता है। तो इस तरह से लेखक को प्रताड़ित किया जाता है। समझ गए, ये तो आपको यहाँ पर हम आपको ये क्वेश्चन किस तरह से लिखना है वो बता दिए। अब सबको अपना आंसर अलग अलग भाषा में अपनी अपनी तरह से लिखना है, यानी कि सबका अपना अलग थॉट हो सकता है, सब लोग
लोग अपनी अपनी भाषा में बना करके आंसर को लिखेंगे एग्जाम में, समझ गए ना। सिर्फ हम आप लोगों को समझा रहे हैं, आप लोगों को बना करके खुद से आंसर लिखना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई थी? नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई थी, कब से शुरू हुई थी? नारी मतलब ये आप लोग समझ गए, स्त्री को कहा जाता है। पराधीनता मतलब क्या होता है? पतन होता है, मतलब नष्ट होना होता है, ठीक है ना। नारी की जो पराधीनता थी वो किस तरह से पतन होने लगा, उसका नष्ट कैसे होने लगा, नारी की पराधीनता को पराधीनता जो थी कब से शुरू होने लगी थी। ऐसा नहीं कि कब आज से शुरू हुआ है या कल से शुरू हुआ है। नारी की जो पराधीनता है, नारी का जो पतन है, ये बहुत पहले से हो रहा है। तो नारी का जो पराधीनता है, पतन है, ये बहुत पहले यानी कि कब से हो रहा है ये आपको बताना है। तो नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर काम करने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई, घर का जीवन सीमित हो गया और बाहर का जीवन असीमित हो गया। कृषि के साथ ही नारी का विकास और नारी की पराधीनता आरंभ हो गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई थी। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये वाला आप लोग छोड़िए, हम आपको समझाते वो आप लोग याद रखिए। नारी की पराधीनता याद रखिएगा तब से आरंभ हुई थी जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। अब आपको ये कुछ नहीं पता रखना है कि मानव जाति ने कृषि का आविष्कार कब किया था, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि नारी की पराधीनता तब से ही आरंभ हुई थी जब से कि मानव जाति ने कृषि का आरंभ कर दिया था, कृषि करने का शुरुआत कर दिया था, खेती करने का शुरुआत कर दिया था। अब जैसे ही लोगों ने खेती करने का शुरुआत किया तब से क्या हुआ, जो पुरुष थे वो बाहर जाकर खेत में काम करने लगे, या बाहर का जो भी काम करना होता था वो कौन करते थे, तो पुरुष करते थे। अब घर का जो भी काम होता था, घर का काम आप लोग जानते होंगे, घर का काम क्या होता है, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, या फिर खाना बनाना, या फिर घर का पोछा लगाना, यही सब घर का जो भी काम होता है वो आप लोग जानते होंगे। तो घर का जितना काम था वो कौन करने लगी थी, तो महिला करने लगी थी, नारी करने लगी थी। और बाहर का बहुत सारा काम यानी कि खेती का काम या बाहर से कुछ सामान लाने का काम या कोई भी बाहर का काम जो था वो कौन करने लगा था, तो पुरुष करने लगा था। अब इसी के साथ साथ क्या होने लगा, नारी की पराधीनता धीरे धीरे होने लगी। कैसे होने लगी, क्योंकि पुरुष जो था वो बाहर का सभी काम कर लेता था और नारी तो सिर्फ घर का ही काम करने लगते थे। इससे आप लोग याद रखिएगा कि कृषि के विकास के साथ ही, जैसे ही कृषि का विकास हुआ यानी कि खेती का विकास हुआ, उसी के साथ साथ ही नारी की पराधीनता भी शुरू हो गई थी। समझ गए, आप लोग को समझा दिया अपनी भाषा में, आप लोग अपनी भाषा में आंसर में को बना करके एग्जाम में लिखिएगा। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होता नहीं होता क्या है, तो बोलने की वह कला जो कि सहज और सुनने पर कान को सुख मिले उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बोलने की एक ऐसी कला जो कि सुनने में अब आसानी हो, जो कि बोलने में आसानी हो और सुनने में कान को सुख मिले। समझ गए, बोलने में आसानी हो, सहज हो यानी कि आसानी हो, और सुनने पर कान को सुख मिले। जैसे अगर आप लोग बोलेंगे और दूसरे को जो आप बोल रहे हैं वो दूसरे को अच्छा लगेगा, बोलेगा अच्छा अच्छा क्या बोल रहा है, और भी बोलो और भी बोलो, यानी कि दूसरे को कान को सुख मिलेगा, उसे क्या कहा जाता है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। मतलब एक कोई व्यक्ति बोलेगा और दूसरा व्यक्ति को सुनने बहुत अच्छा लगेगा, उसके कान को सुख मिलेगा, तो वही क्या होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। और ये जो बोलने की कला है जिससे कि लोगों को दूसरे लोग को अच्छा लगता है बोलने को, दूसरे लोगों का बोली, वो ये जो आर्ट ऑफ कला उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और ये जो कला है यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। याद रखिएगा, ये जो बोलने की कला है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, यूरोप के लोगों में ये जो बातचीत होता है, ये बातचीत करने का हुनर होता है, और उसे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब आप लोग छोड़िए, अपने मन से आप लोग याद रखिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या किसे कहते हैं। तो बोलने की वह कला जो कि सहज हो या फिर सरल हो, जिसे आसानी से बोला जा सके। बोलने की वह कला जो कि आसानी से बोला जा सके, सहज हो और उसे सुनने पर दूसरे के कान को सुख मिले, दूसरे को अच्छा लगे, उसे ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहता है और कहा जाता है। और यूरोप के लोगों में ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन करने की कला है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रातः काल का नभ कैसा है। प्रातः काल मतलब आप समझ गए कि प्रातः काल मतलब सुबह, नभ मतलब क्या होता है, तो आकाश। तो प्रातः काल में आकाश जो होता है वो किस तरह का होता है, प्रातः काल का नभ कैसा होता है वो आपको बताना है। तो प्रातः काल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ है, उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप से झांकता हुआ नजर आता है। प्रातः काल उस बेला में आकाश नीले राख सा उजाला है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि प्रातः काल का जो नभ है ना, आकाश है ना, वो किस तरह का है। तो प्रातः काल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान है। नीला राख आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग कई बच्चों के यहाँ देखते होंगे, गांव के जो बच्चे होंगे उनके यहाँ देखते होंगे आप लोग कि खाना जो बनता होगा चूल्हा पर बनता होगा। तो जैसे गैस पर नहीं बनता होगा, चूल्हा पर बनता होगा, लकड़ी में बनता होगा। और लकड़ी का जो राख होता होगा, जो जल जाता है लकड़ी, उसके बाद जो राख होता है उस राख को देखिए होगा ना, हल्का सा नीला रहता है, उसमें हल्का हल्का उजला भी रहता है। जिस तरह का सेम राख रहता है ना, सेम उसी तरह का नीला आसमान रहता है, मतलब हल्का नीला और हल्का उजला जो है वो सुबह सुबह में नभ रहता है, यानी कि आकाश रहता है। तो वही है कि प्रातः काल का नभ कैसा आता है। तो प्रातः काल का जो नभ है वो बिल्कुल नीले राख के समान है, स्वच्छ है। ठीक है, और उसकी नीलिमा में के बीच आने वाला उजाला जो है वो हल्के रूप से झांकता है। अभी आपको बताया कि राख में हल्का हल्का उजला भी रहता है, तो हल्का सा उजाला जो है हल्के रूप से झांकता हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे आकाश में कि जो नीला नीला पूरा आकाश है, उसमें से हल्का हल्का उजला रंग जो है जैसे झांकना चाह रहा है। जैसे नीला रंग तो पूरा आकाश है, लेकिन उसमें हल्का हल्का जो उजला रंग है वैसे झांकना चाह रहा है। जैसे आप लोग राख में देखिएगा, राख आप लोग देखे होंगे ना, राख किस तरह का रहता है, नीला पूरा रहता है और हल्का हल्का उसमें उजला भी रहता है। तो सेम उसी तरह का आकाश है, आकाश पूरा नीला और ऐसा लग रहा है कि उसमें से जो उजला कलर है वो हल्का हल्का झांक रहा है, ऐसा लग रहा है।
और प्रातः काल की उस बेला में आकाश नीले राख सा उजाला है। जैसे प्रातः काल की जो उस बेला में आकाश की तरह नीले राख सा उजाला है, जैसे हल्का हल्का उजला होता है राख में, वैसे आकाश में भी हल्का हल्का उजलापन है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से किया है। शिवाजी के जो तुलना है भूषण ने किस किस से किया ये आपको बताना है। तो शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र से, सुमग्र अग्नि से, श्री राम से, पवन से, शिव से, परशुराम से, जंगल की आग से, शेर से, प्रकाश अर्थात सूर्य और कृष्ण से किया। याद रखें इस सबको आपको। ये देखिए ये सब क्वेश्चन क्या था, ऊपर जो अभी तक करवाए ये सब क्वेश्चन था समझने वाला, समझ करके अपने मन से बना करके लिखना है। और ये क्वेश्चन क्या है, रटने वाला है, मतलब याद करने वाला है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। स्क्रीनशॉट ले ले, वैसे स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ लेकर आप लोग इसको बार बार रिवीजन करते रहेगा कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किस किस से किया। तो सभी से किया, इसमें से अब नाम देख सकते हैं, इस सभी का नाम आप लोग अच्छे से याद रखिए। ठीक है, और देखिए अभी तक आप लोग पीडीएफ नहीं लिया तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप आगे करके आगे से देख लीजिएगा, और जो भी बच्चे इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको किस तरह से लेना और इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा वो बता देते हैं। एक और चीज आपको बता दें, ये पीडीएफ जो है सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन अगर आप लोग साइंस और कॉमर्स के बच्चे होंगे तो आप लोग सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग साइंस के आर्ट्स के बच्चे होंगे तो आप लोगों का जो भी 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। चाहे आपका 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा तो इस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो होंगे वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ तो बता दें कि कौन कौन बच्चे ले सकते हैं, लेकिन इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या। तो इस पीडीएफ में आप लोग को जो भी 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। क्या क्या मिलेगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, तो वो देखिए। जैसे हिंदी में आपको 650 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अब ये 650 ऑब्जेक्टिव किस तरह से रहेगा, तो चैप्टर फर्स्ट जो बातचीत है वहाँ से लेकर के चैप्टर लास्ट जो है गाँव का घर जिसके लेखक है ज्ञानद्रपति, वहाँ तक जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगा लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और 100 प्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा। और ये 100 क्वेश्चन रहेगा, ये भी आपको रहेगा चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर लास्ट जो गाँव का घर कविता है वहाँ तक के जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें कि लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सब आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, इसके साथ आपको मिलेगा लेखक परिचय वाला पीडीएफ, और इसके साथ मिलेगा 2009 से लेकर के 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में सब क्वेश्चन आपको लोग मिल जाएगा। ठीक है, इतना सब तो आप ले लीजिएगा, लेकिन आपका मन होगा कि हम लेकर हम करेंगे क्या, तब तो टाइम बीत गया, पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि टाइम तो बहुत कम बचा है, इतना समय थोड़ी हम पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग ने बहुत ही कम समय में करने का मतलब 7 से 8 घंटे में आप लोग इसको तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 7 से 8 घंटे में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपका टोटल चैप्टर 26 चैप्टर, 13 चैप्टर है गद्य खंड में और 13 चैप्टर है काव्य खंड में। 26 चैप्टर को आप लोग क्या कीजिएगा, हर एक चैप्टर में जो है 20-25 किसी में 30 ऑब्जेक्टिव है। सभी ऑब्जेक्टिव को अगर आप लोग एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को 15 से 20 मिनट कंप्लीट करते हैं फिर भी आपके 5 से 6 घंटे में 7 घंटे में पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। और 2 से 2.5 घंटे में आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं और पूरा आप लोग हिंदी को खत्म कर सकते हैं। और एक और बात बता दें, आप लोगों को एक सेट का पीडीएफ नहीं मिलेगा, जो भी आपका 5 सेट होगा उस 5 सेट का पीडीएफ मिलेगा। और 5 सेट का जो पीडीएफ लेकर आप लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं जिस तरह से इसमें सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ आंसर, सेम इसी तरह से आप लोगों को पीडीएफ में भी सिंपल लैंग्वेज में आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गेस्ट पेपर वाला आंसर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वही आंसर जो होता है गेस्ट पेपर वाला छाप दिया, ऐसा नहीं है। खुद से आंसर बना करके अपनी भाषा में लिखा गया ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से आसानी से भाषा में समझ में आ जाए। ठीक है, आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आए, इसलिए आप आसान भाषा में बिल्कुल आंसर लिखा गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर को। और एक सब्जेक्ट में नहीं, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है उस 5 सब्जेक्ट में इसी तरह से आंसर को लिखा गया। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है इसी तरह से हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर में इसी तरह से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी है उसको ऐड किया गया इस पीडीएफ में। तो आप लोग भी ले सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली रखे 25 रुपीज़, यानी कि 25 रुपये। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही कम समय में कर सकेगा। अगर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन जो होगा इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। लेना किस तरह से, तो ये देख सकते हैं, नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग क्या करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। ये नंबर जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उस पर आपको क्या करना है 25 रुपये डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। आपको जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा या फिर आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले होंगे तो आपका जो भी 2 सब्जेक्ट होगा आप लोग बता दीजिएगा और इसका पीडीएफ जो होगा आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको पीडीएफ लेना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि तुलसीदास जी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो तुलसीदास जी जो है सीता जी से कैसी सहायता मांगते हैं, तो तुलसीदास जी सीता जी से वचनों की सहायता मांगते हैं, अर्थात वाणी की सहायता मांगते हैं। सीता माँ से वो कहते हैं कि यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछे तो बता देना कि मैं दीन निर्बल हूँ और उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी जो है वो सीता जी से कैसी सहायता मांगते हैं। तो तुलसीदास जी जो है वो सीता जी से वचनों की सहायता मांगते हैं, वचन यानी कि बोली की सहायता मांगते हैं। तुलसीदास जी सीता जी से कहते हैं कि हे माता, जब भी प्रभु
मेरा बारे में पूछे, यानी कि सीता जी से कहते हैं कि हे माता, जब भी प्रभु जो है यानी कि श्री रामचंद्र जी जो है वो पूछे कि तुलसीदास जी कैसे हैं, तो उन्हें बता देना कि तुलसीदास जी जो है वो दीन निर्बल हैं और उन्हीं का नाम लेकर उन अपना पेट भर रहे हैं तुलसीदास जी। ये कौन कहते हैं? तो तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी से कि जब भी राम जी मेरे बारे में पूछे तो उनको बता देना ये बात, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, और अपने मन से अपनी भाषा में आप लोगों को आंसर बना करके एग्जाम में इसका लिखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गाय किस ओर दौड़ पड़ी है? गाय जो है रभाती हुई अपनी बछड़ों की ओर दौड़ पड़ी है ताकि अपने बछड़ों को दूध पिलाते हुए चाटे या पुचकारे। सिंपल सा क्वेश्चन है, गाय कहाँ दौड़ जाती है? तो गाय जो होती है वो अपने बछड़ों की ओर दौड़ जाती है। ताकि क्यों दौड़ जाती है? क्योंकि वो अपने बछड़े को दूध पिलाएं, चाटे या फिर पुचकारे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन भी हमारा कि गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन जो होता है एक प्रकार का घाव होता है जिसमें कि सड़न की प्रवृत्ति होती है और ये प्राय किसी विस्कात, कांटे, चुभन या ऐसे किसी कारण से होता है। सिंपल सा क्वेश्चन हमारा कि गैंग्रीन होता क्या है, समझ गए ना। गैंग्रीन क्या होता है? तो गैंग्रीन जो होता है एक प्रकार का घाव होता है, समझ गए ना। और ये घाव होता किस तरह से? समझ तो गए कि गैंग्रीन घाव है, लेकिन ये घाव होता किस तरह से? तो ये जो गैंग्रीन घाव होता है ये किसी विषैला जीव के काटने से होता है या फिर किसी कांटे के चुभने से हो जाता है। और ये जिस भी अंग में हो जाता है ना गैंग्रीन, उस अंग को काटना पड़ता है। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर हाथ में हो जाए, किसी व्यक्ति को अगर पैर में हो जाए, तो जिस भी व्यक्ति को जिस भी अंग में होगा उस अंग को काटकर हटाना पड़ेगा या फिर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि इतना गंभीर बीमारी होता है ये गैंग्रीन नामक बीमारी, ठीक है। याद रखिए गैंग्रीन क्या होता है? एक प्रकार का घाव होता है जिसमें कि सड़न की प्रवृत्ति होती है और यह प्राय किसी विस्कांत, कांटे या चुभने से या ऐसे ही किसी कारण से गैंग्रीन नामक बीमारी जो होता है हो जाता है। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हम करेंगे 5 नंबर वाले यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न हिंदी के। और आप लोगों को जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो तो आप लोग को पहले ही करवा देते, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा रखे थे, आज भी करवा दिए। और इसके साथ साथ आप लोगों का सब्जेक्टिव कंप्लीट होता है, आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करवा दिए। अब बचा हुआ सिर्फ दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी कुछ प्रश्न करवा चुके हैं और कुछ प्रश्न जो है वो बचा हुआ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए, ठीक है। और पीडीएफ का आप लोग को बताती है कि आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।